बड़ी खबर आ रही, वो राशिद साहब रोकूंगा, यहीं पे आप रुकिएगा। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, ये देखिए जयदीप साहब ने कहा है, जिसको हम लोग कहते थे, ये बड़ी खबर है। इस्तीफा देने वाले अधिकारी जो कैंट ने कहा है कि यूएस ने ही आईएसआईएस और अलकायदा सीरिया में ईरान से लड़ने के लिए बनाया था। ये देखिए, ये देखिए बड़ी खबर, ये दुनिया से बेनकाब हो रहा है अमेरिका। बार बार जो बात कही जा रही थी, अब ये देखिए दहशतगर्द अलकायदा और आईएसआईएस को बनाने वाला कौन? अमेरिका। अब यहाँ पे बहुत क्लियर कट यहाँ जयदीप साहब ने ये खबर दी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर जयदीप साहब ने अपडेट किया है। ये आप देखिए कि बनाने वाला ये, और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है अमेरिका, और खुद ही आतंकवाद पैदा करता है ताकि टेक्नोलॉजी बेची जाए और असलहे बेचे जाएं और आपस में मुल्कों को लड़ाया जाए। मैं बार बार कहता था राशिद रिजवी साहब कि अमेरिका को जंग से प्यार है, अब मैं कहूंगा कि अमेरिका को आतंकवाद से प्यार है, क्योंकि तजारत, हथियारों की तजारत जो है, इसकी तजारत हथियार है। ये आप देखिए बहुत क्लियर कट। अब तो कम से कम दुनिया जो है वो, अब तो हिंदुस्तान में कम से कम जो लोग जो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, जो नफरती और उस तरीके की बातें करते हैं, कम से कम अब तो उन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए। और ये ईरान का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, एक तरफ जंग है और दूसरी तरफ ये 8वें इमाम अली रजा मशहद में जो रौजा है आपका, वहां के आप देखिए भीड़, देखिए पूरा रौजा भरा हुआ है, चारों तरफ लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये है ईरान, ये है ईरान के लोग। कौन इनसे आकर के जंग लड़ेगा? राशिद साहब वहीं से शुरू कीजिए और इख्तिताम भी। देखिए, अभी जो जयदीप भाई ने मैसेज डाला है, इस मैटर पर हम लोग पहले से बात करते थे। आईएसआईएस के लोग जो सीरिया में घायल होते थे तो उनका इलाज इजराइल में होता था, बॉर्डर के पास उनका अस्पताल था। आईएसआईएस के लोगों का वीडियो शूटिंग करके ये हम आपको पहले तफसील से बता भी चुके हैं, किस तरीके से पाइप लेके जाते थे और हल्का सा काट दिया पाइप, पंपिंग पीछे से करके पंपिंग करते थे, पीछे से खून दिखाते थे और वीडियो शूट करके दुनिया में डाल दिया। दो कि मुसलमान कितने क्रूर हैं, मुसलमान कितने क्रूर हैं। अरे वो तो छोड़िए, वो तो छोड़िए भाई, ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां काला झंडा प्रिंट करा करके ला करके कितनों को ठोक दिए अंदर जेल में। कितने मॉड्यूल उन्होंने आईएसआईएस के इंडिया में पकड़े हैं, जबकि जिसका मुख्यालय खुद ही कतर में था, आपका अलकायदा का हेड ऑफिस कतर था, अमेरिका के इशारे में खोला गया था बात करने के लिए। तो मुसलमान बदनाम हुआ है ये अरब के बेशर्मों की वजह से। इन बेशर्मों ने अपनी शराब और शबाब के चक्कर में पूरे इस्लाम को बेच दिया। इन लोगों ने, इन्होंने इस्लाम को नपुंसक साबित करने की कोशिश की है। वो तो एक फिलिस्तीन के लोग खड़े थे, एक लेबनान के लोग खड़े हैं, एक ईरान के लोग खड़े हैं जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, गर्दन कटवा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। एक इराक के लोग हैं जो जीते जी कफन बांध के चल रहे हैं। अब आप बताइए, अमेरिका में अभी आप लगाए आपने की नमाजें हो रही हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में नमाज सड़क पे हो रही है। लोग इफ्तार करते थे, पूरी सड़क बंद कर दी जाती थी इफ्तार के लिए, भीड़ लगती थी, तरावी होती थी। अमेरिका में हमारे यहां जूते मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है तो वहां के ढोल पीटा जा रहा है, कान पे घंटा बजाया जा रहा है नमाज डिस्टर्ब करने के लिए। ये कौन करवा रहा है? और इतने अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट बोलता है दिल्ली के लिए कि ईद के लिए सुरक्षा
के बंदोबस्त होने चाहिए। सरकार के किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री ने जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये एक जबान नहीं कहा कि खबरदार अगर किसी ने जुर्रत की सवा दूंगा जेल में। किसी ने नहीं कहा कि बुलडोजर से नशा-नाबूद करवा दूंगा। ये बुलडोजर किसके लिए है? यह सवाल होता है विदेशों में भी, खाली हमारे देश में नहीं। हमारा प्रधानमंत्री फारस के प्रधानमंत्री से बात करता है, करने के बाद ट्वीट करता है, और फारस का राष्ट्रपति कोई ट्वीट नहीं करता। यही हमारी इमेज है। उनको क्या लगता है कि यहां किसी को पता नहीं है? हम चर्च में जा करके ईसा मसीह की तारीफ करेंगे और बाहर एक गैंग को लगा दी जाओ तोड़ो फोड़ो, तो ये इंटेंशन कोई नहीं जानेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के बाद आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हो, उससे पहले आप मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटा के तब जाते हो, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है, भाजपा सरकार पे इल्जाम लगा था कि वो ईसाइयों का जनसंहार कर रहे हैं। ये करके आप वहां पहुंचते हो। आप लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे रहे हो महिला सशक्तिकरण का, और आप गुजरात की जेलों से बलात्कारियों को रिहा करवा रहे हो, सजा माफ करवा के उनकी, हत्यारों को। ये क्या सबक है? क्या ईरान को नहीं पता आप क्या कर रहे हो? आप अगर ईरान के साथ खड़े होते ना, तेल और गैस की शिप की लाइन लगी होती भारत के लिए। ईरान को बड़ा भरोसा है भारत के ऊपर। ये रिश्ते आपने खराब किए हैं। हमको तो डिस्काउंट रेट पे रशिया देता है सस्ते दाम में क्रूड ऑयल। क्यों उसने कह दिया हमसे कि हम आपको उसी रेट में देंगे और 4% प्रीमियम लगाएंगे। गरज हो तो खरीदो, वरना भाग में जाओ। और नगद देंगे, उधार नहीं देंगे। तो आज हमने हमारी छवि खराब की है। हम लोग इजराइल का प्रोपेगेंडा उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। सरकार समर्थित पोर्टल हैं, उसमें इजराइल का प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है। कहीं भी साबित करना होगा, मैं साबित कर दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये सब करके आप तो सत्ता में बने रहोगे, ठीक है, आप करके बने रहोगे। देश कहां जा रहा है? आज देश का नौजवान अगर अरब देश में काम करने जाएगा, उससे पकड़ कर कहा जाएगा कि पढ़, बोल अल्लाह अकबर, बोलेगा कि मार खाएगा। क्योंकि आपने यहां किया है ना, उसका रिएक्शन वहां होगा। मुसलमानों को गाली दी जा रही है कि खामनाई मर गया, नाजायज छोड़ गया भारत में। वो 2 ही बार तो आया था भारत। अरे बांग्लादेश वाला अगर एक मरता है दुर्भाग्य से, जिसका हम लोग कंडेम करते हैं, तो तुम लोग तो रोते हो। और तुम्हारा जो एहतजाज प्रदर्शन निकलता है, सरकार समर्थन दे रही है उस प्रदर्शन को, उस पर लाठी चार्ज नहीं होता, एफआईआर नहीं होता। अगर यहां पर, मैं खाली मुसलमान की बात नहीं करता हूं, अगर हिंदू भी प्रदर्शन करेगा इजराइल के खिलाफ, उसके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। सरकार नाराज ही करना चाहती है अमेरिका को और इजराइल को, जिनसे मिलना कुछ नहीं है सिवाय जिल्लत के। वक्त आने पर कोई साथ नहीं खड़ा होगा। भारत पर जितने आर्थिक हमले हुए हैं, वो सब अमेरिका ने किए हैं, और उसके बाद भी हम उसकी गोद में बैठे हैं। हमारे युवाओं को सोचना चाहिए, ये जो भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इस भीड़ के हिस्से में नेताओं के बच्चे हैं कि नहीं। आम आदमी क्यों मर रहा है? कभी कोई खबर आई है कि नेताओं के बच्चे मरे हों? नेताओं के बच्चे तो अमेरिका की नागरिकता लिए हुए हैं, कनाडा की नागरिकता लिए हुए हैं, वहां वो ऐश कर रहे हैं। और यहां इनकी सरकार चली जाएगी तो ये भी उड़ के वहीं पहुंच जाएंगे, 6 महीना वहां रहेंगे।
ऐश करेंगे, और तुम्हारे लड़के क्या करेंगे? राजधानी करेंगे, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? इनके पास कुछ नहीं होगा, एटीएम लूटेंगे। 14-12 साल में जो हम अचीव कर सकते थे, एक जो युवाओं की जनरेशन चली गई है, जो युवा उस वक्त 20 साल का था आज 32 साल का हो गया है। अगर वो 32 साल तक नाकारा था तो वो आने वाले अपने 20 साल की एज तक नाकारा ही रहेगा, घर पे बोझ रहेगा वो, क्योंकि उसके पास ना स्किल है ना जॉब है। ऐसी हम पे गरीबी तारी होगी। कितने लोगों ने, कोई बात करने को तैयार नहीं मीडिया में। हम इसीलिए तो इन गोदी मीडिया को देखते नहीं है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है कि 7 लाख भारतीयों ने अपना व्यापार बंद करके भारत क्यों छोड़ा। सारा पैसा समेट के चले गए, दूसरे देशों की नागरिकता ली और वहां व्यापार चालू कर दिया। वो मुसलमान नहीं थे मुमताज भाई, वो इसी देश के हिंदू थे। वो वंदे मातरम बोलते थे, वो भारत माता की जय बोलते थे। उनको क्यों भागना पड़ा? ये बहुत हमारे युवाओं को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि आज आप गैस की लाइन में खड़े हो, हमारी सरकार की कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसने तुमको गैस की लाइन में खड़ा कर दिया? सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसने तुमको महंगा तेल लेने में मजबूर कर दिया? 30% गैस 30% गैस महंगी हो गई वहां पर। 30%। अमेरिका में, यूरोप में हंगामा मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप गली गली गाली खा रहा है, यूरोप के देशों को बुला रहा है, यूरोप की पब्लिक, वहां के फ्रांस, अब आप नाम सुनिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां के न्यूज़पेपर ने पोलिंग की, क्या हमारे देश को अमेरिका का साथ देना चाहिए? 80 से 85% जवाब में ना। ये जो देश के राष्ट्राध्यक्ष, नाटो के मेंबर छाती पीट के इंकार कर रहे हैं, उनको उनकी जनता का सपोर्ट है। उनको पता है कि हमारी जनता हमको उखाड़ देगी या कोई नुकसान हुआ तो, इसलिए वो इनके साथ नहीं जा रहे हैं। वो घर से मजबूत हैं। और अगर यही पोलिंग हमारे यहां कराई जाए तो वही चीज हमारे यहां भी आएगी। कम से कम भारत में 70% लोग इस चीज को डिनाई करेंगे कि भारत अमेरिका इजराइल का साथ दे। ईरान के एम्बेसडर ने क्या बयान दिया था? यही तो कहा था, भारत के लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि भारत की सरकार नहीं कहा, भारत की आवाम कहा कि भारत की आवाम ने हमारा सपोर्ट किया है, इसलिए उनको गैस मिलनी चाहिए और मिलेगी, टैंकर आ रहे हैं। तो मुमताज भाई, हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, हमारा एक जनरेशन 12 साल का जंग लग चुका है। अब ये किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको आंकड़ों में लेके आएंगे और उन आंकड़ों में ये कहा जाए कि 10 करोड़ लोग इस देश में बोझ रहेंगे अपनी जिंदगी तक, वो बोझ कौन ढोएगा? यही देश ढोएगा, यही देश ढोएगा, और इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। अगर वहां से 2 टैंकर तेल आता है तो मीडिया हमारे नेता की बल्ले बल्ले करता है। कहीं कुछ हो जाएगा, सीधा मीडिया बोलेगा कि उनका डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब हमारे यहाँ कोई दिक्कत होती है तो सिस्टम की नाकामी हो जाती है। तो हमें फख्र है अमेरिका की मीडिया पे, हमको फख्र है कनाडा की मीडिया पर। कम से कम वो छाती पीट के सच दिखाते हैं, तलवे नहीं चाट रहे वो। यहां तक कि इसराइल का मीडिया भी कहीं ना कहीं आईना दिखा देता है। जी मुमताज भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मीडिया क्या, देखिए, सच्चाई सामने आ जाती है। और यहाँ अमेरिका की तस्वीर है, देखिए कि सड़कों पे ईद की नमाज
हो रही है। लोग ईद की नमाज जो है अमेरिका में, ये अमेरिका के जिसका ज़िक्र किया था, कई मकामात पर इस तरह की नमाज़ें हो रही हैं। और अगर जहाँ पे जगह होती है, ये आप देख सकते हैं, ये नमाज़ जो है बाकायदा परमिशन लेकर के ये नमाज़ हो रही है। तो जहाँ पे जगह नहीं होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की परमिशन बाकायदा हुकूमत खुद देती है, ताकि वो अपने मज़हब में जो चीज़ें हैं उसे परफ़ॉर्म कर सकें, नमाज़ अदा कर सकें। तो ये कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। और जिन क्राइसिस का ज़िक्र किया, जिस तरह की बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक सच्चाई है जिससे नज़रअंदाज हम नज़र नहीं हटा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, उसका फ़र्क जो है नज़र आता है। आप मना भी करें, तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जो है वो ऐसा नहीं है कि वो छिप जाएँगी। यार ट्रम्प ने सरेंडर कर दिया, इसलिए अब वो मूर्खता वाले बयानों पर उतर आया है। बोल रहा है कि हम ईरानी सैनिकों को बंधक बनाएँगे। अब आप ये देखिए, अभी आज तक ये हमास जो है वो फिर निकल के परेड कर रही है। आज तक हमास को तो बंधक बना नहीं, हूती के सामने वो सरेंडर कर गए। हूती जो है हथियार जो है अपना तारीफ करने लगे ट्रम्प। इसके अलावा हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार का साथ मिलने के बाद भी आप देखिए कि हिजबुल्लाह को ये सरेंडर नहीं कर पाए। अब ये ईरान को कह रहे हैं कि हम साहब उनको तो अरेस्ट कर लेंगे। अब आप बताइए, ये जो है, ये सही कह रहे हैं जयदीप साहब कि पागल हो गए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिरोज़ बख्त अहमद साहब का, इनका इंटरनेट जो है वाई-फाई चला गया था। अब ये पता नहीं कौन-सा वाई-फाई लेके आए हैं कि इनका चेहरा बड़ा खिल के आ रहा है। तो अब दुआ, इनको इनको पता है कि आज आखिरी कम से कम रात है, तो एक दुआ तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए फिरोज़ बख्त साहब आवाज़ आ रही है? ऐसा लग रहा है फिर ये फ्रीज़ कर गया। नेट जो है अलग तस्वीर जी, आवाज़ आ रही है? वाई-फाई चला गया था। जी, फिरोज़ बख्त साहब। जी, जी, डॉक्टर दुआ करा दीजिए आप बस। ये फिर लग रहा है नेटवर्क जो है इनको बहुत परेशान करता है। एक दुआ इसकी भी हमने की थी तो कुछ दिन तक नेटवर्क ठीक था। फिर दुआ उनका करनी शीशा पड़ेगी दिखा कि रहा हूँ, इनका आईना दिखा रहा हूँ, तो वहीं से कुछ ये साजिश चल रही है कि मेरा बार-बार इंटरनेट ये रोक देते हैं। बहर सूरत मैं भी ईरानियों की तरह लगातार कोशिश में हूँ कि भई ये जितना भी वक़्त मिल जाए इसमें बेहतर है। तो क्या करें जनाब? हालात ऐसे ही चल रहे हैं। और ऐसा है कि अभी मैं सुन रहा था, बहुत ही जज़्बाती हो रहे थे हमारे राशिद साहब, और ठीक है, जज़्बाती हो होना पड़ता है ना, हो जाता है इंसान। और बिल्कुल उनके जज़्बात बिल्कुल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ही वाज़ बैंग ऑन टारगेट, बिल्कुल वो सही फरमा रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में थोड़ा ये जो मसला चल रहा है गैस का, और ये जो उसका पेट्रोलियम का, इसकी जड़ एक चीज़ के अंदर है। और ये बात मैं बबांगे दहल कह रहा हूँ, और कई चैनल्स पे भी मैं कह चुका हूँ। और जो एक बहुत बड़ा चैनल समझा जाता है, जिसका ज़िक्र राशिद साहब अभी कर रहे थे, राशिद साहब ने कहा कि उस एक रिपोर्टर भी वहाँ गई हुई है, और वो दिखा रही है भई वो थोड़ा-सा गड्ढा हो गया सड़क में, वो ठीक करके चले जाते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ इसराइल को। उस चैनल पे भी मैं ये बात बोल के आया था। और मैं देखिए, मैंने ये बात कही कि हिंदुस्तान के सामने प्रॉब्लम नहीं आती इसकी गैस की एलएनजी, एलपीजी जो भी कुछ है, और पेट्रोलियम की, अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कमांडर की शहादत के बाद, फ़ौरन बाद, 1 दिन बाद भी नहीं, फ़ौरन बाद, चंद घंटे के बाद एक शोक वचन प्रकट करते, और साथ ही साथ जो 165 स्कूली बच्चियाँ हैं, जहाँ बहक हुई हैं, बहुत बड़ा दर्द है वो, बड़ी तकलीफ़ है वो, उसके ऊपर भी कुछ बोलते। और तीसरा, जो जहाज़ डूबा है, जिस पे ट्रम्प साहब नाच रहे थे और कह रहे थे, "ओह, दिस इज़ फन, बट आई थिंक दिस इज़ फन।" दे वर सेइंग, "शुड वी लीव इट और शुड वी सिंक इट?" ओह, सो दे सेड, "विल सिंक इट एंड इट वाज़ ग्रेट फन।" बताइए, इतने बड़े मुल्क का एक आदमी इस तरह की मखौलबाज़ी कर रहा है, हैं? 100 के करीब उनके नेवी जो
एक्सपर्ट्स थे वो डूब गए। और चलिए मतलब, तो मैंने यही बात कही कि अगर वजीर आजम साहब थोड़ा सा इस बात की मतलब हसास एक शख्स की तरह, चाहे वजीर आजम की तरह या एक इंसान की तरह ये बात कह देते कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे वो, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि पूरी दुनिया के, बड़ा दिल रखने में कोई बुराई नहीं है। इससे ना तो वो इसराइल से कटते, ना ही वो यूएसए से कटते। ठीक है। और इस तरह से ये होता। अच्छा, बावजूद इसके वो मतलब एक मतलब वो आए कि 2 दिन के बाद हमला कर दिया अमेरिका ने। बावजूद इसके मैं तारीफ करता हूँ यहाँ जो सुप्रीम कमांडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं हकीम साहब, अ, उन्होंने हिंदुस्तान की बड़े खुले दिल से तारीफ करी, फराख दिली से तारीफ करी यहाँ के रहने वालों की। ठीक है। और यही नहीं, बीच में हिंदुस्तान के जहाज भी छोड़े गए। इससे अंदाजा होता है कि कितना बड़ा, कितना वसी दिल है ईरान का। ये बात इनके समझ में आ गई। अगर ये काम पहले से हो जाता तो मैं समझता हूं अगर ये लड़ाई 6 महीने भी चले तो इनको पेट्रोलियम की और गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर मसला क्या है कि हमारे अजीज दोस्त, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को जो राय मशवरा देने वाले हैं, खास तौर से मुस्लिम मामलात के ऊपर, वो खुले मतलब जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में टू कॉल अ स्पेड, सही। देखिए, असली दोस्त वही होता है जो कड़वी बात भी कह दे। ठीक है। जिसको कोई किसी पद, पदक, प्रतिष्ठा, पैसे, पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, ना ख्वाहिश है, वही आदमी सच्चा दोस्त होता है। हमने एक सच्चे दोस्त की तरह मैसेज अपने अजीज प्रधानमंत्री को पहुंचा दिया है। अब खैर, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। तो एहसास हुआ है उनको इस बात का, मुल्क को भी एहसास हुआ है। मैं उस लॉबी की बात नहीं कर रहा जो जो सुप्रीम कमांडर की शहादत के ऊपर उसने खुशियां मनाई है। ऐसी लॉबी भी है यहाँ। ठीक है भाई, सब तरह के लोग हैं, किसी के ऊपर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। ऐसी लॉबी भी है जो, मैं एक वीडियो देख रहा था आज, वो मुसलमान मुसलमान कर रहे थे कि ये मुसलमान बहुत कह रहे हैं जी ईरान जीत रहा है, ये है, बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। अरे क्या मुसलमान, क्या हिंदू, ये एक चौधराहट है, एक दादागिरी है ट्रम्प साहब की। उन्होंने तो चौधराहट इनके ऊपर भी की थी, वजीर आजम मोदी साहब के ऊपर भी, हिंदुस्तान के ऊपर भी की थी। कितने लोग बंदी बना के जंजीरें डाल करके हाथ में जहाज में वापस भेज दिया था, जो बेचारे लोग वो सर्विस दे रहे थे अमेरिका में अपनी, है। और कह दिया हिंदुस्तान से 1 महीने तेल ले लो रूस से। ये बात ईरान से कहते हैं ना तो ईरान जवाब देता सही। और दूसरी बात ये, हाँ, ये मैं जरूर तारीफ करूंगा मोदी साहब की पिछले 4-5 महीनों में कि जब टैरिफ बढ़ाया तब मोदी साहब ने ट्रम्प का हाथ छोड़ के फिर जो है पुतिन का और जिनपिंग का हाथ पकड़ लिया। और फिर जो आपका ब्रिक्स है उसमें भी ये देख के जो है हवा सिर की इनके नीचे से ट्रम्प साहब के। फिर वो कहने लगे मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव मोदी। ये मतलब क्या तरीका है, क्या नहीं है। लेकिन मैं बावजूद इसके आज फिर आपके चैनल से बबांगे दहली ये बात कहूंगा, और आपके चैनल से बात दूर तक जाती है, और ये बात वजीर आजम साहब तक भी पहुंचेगी। ईरान की स्ट्रेटेजिक मदद ना करें, ईरान की किसी दूसरे तरीके की मदद ना करें, लेकिन अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें। और अगर कुछ मदद कर सकते हैं, जिस तरह की भी मदद है तो सामने आ जाए। अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं उनको भी रखें, इसराइल से जो ताल्लुकात हैं उनको भी रखें। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोसाद और सीआईए हिंदुस्तान में एक्टिव हो गए हैं। आज ही एक आदमी पकड़ा गया है यूएसए का, जो कि मोदी साहब का तख्ता पलट करने के चक्कर में था। ये सिलसिला यहाँ भी शुरू हो गया है। ठीक है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ईरान के साथ कुछ होता है तो बचने वाला ना पाकिस्तान है, ना हिंदुस्तान है, ना चीन है,
न रूस है, फिर कयामत ही कयामत है। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं बस ये चाहता हूं कि जो जालिम है उसके जुल्म की सजा उसको हमारी आंखों के सामने मिले। ठीक है, ईरान ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ईरान तो अपने लोगों के साथ हमेशा से खड़ा रहा, बावजूद इसके कि 40 45 50 साल उसको कोई चीज नहीं दी गई। मेहनत करके कहीं से उसने अपने को बनाया, रचाया, बसाया। तुमने बमबारी करके उसको सारा एक, हाँ, मैं एक चीज कह के मैं मतलब फिर दुआ पे आऊंगा, अगर दुआ का वक्त है ये। अभी दुआ नहीं करा रहा, बाद में कराऊंगा। एक साहब मुझसे ये कह रहे थे, कहने लगे कि भाई ईरान के जो भी वहाँ सुप्रीम कमांडर हैं सब, जब वो हयात थे, कि जरूरत नहीं थी अमेरिका से अड़ने की, और उनको ये समझना चाहिए था कि अमेरिका से वो टक्कर नहीं ले सकते, अमेरिका से नहीं जीत सकते। और ये आपके चैनल पे भी एक मेजर जनरल साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, दुनिया नहीं जीत सकती अमेरिका। ये अलग बातें हैं, मैं इनमें जा ही नहीं रहा। तो मुझसे ये कहा उन्होंने कि अगर ईरान सब तमाम जो भी शराइत थी अपने मान लेता, और ये अपना एटमी प्रोग्राम रोक देता, आवाज रुक और ये रही जो है। इनके जिनको प्रॉक्सीज बोलते हैं उनको भी एक एग्रीमेंट करके। रुकिए, अब आ रही है आवाज आवाज? आवाज रुक रही। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं एक बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देना जरूरी है प्रोग्राम के आखिर में, कि दुआ हो। ये तो मॉस्को में आप देख रहे हैं ईद नमाज जो है, ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई वहां की खूबसूरत मस्जिद। लेकिन अभी मैं बयान बिल्कुल अभी आया है, सैयद अब्बास राक्शी जो है, जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को वर्ल्ड में ये ईद के मौके पर ईद उल फित्र की मुबारकबाद जो है वो पेश की है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा जो है वो जारी करके, और उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है, पूरी दुनिया के मुसलमानों। यानी अब आप देखिए कि जिस बात को लेकर के बिला वजह तनाजा खड़ा किया जा रहा है, एक उलझावा पैदा किया जा रहा है, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुबारकबाद, क्योंकि ये दरअसल अल्लाह से इनाम लेने का दिन होता है, कि जो हमने पूरे महीने जो इबादत की हैं, जो अल्लाह के हुजूर में हम लोग रहे, तो उसका इनाम लेने का दिन होता है। और ये उन्होंने देखिए अब्बास राक्शी ने बाकायदा लेटर जारी करके दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। और ये मंजर आप देख रहे हैं कि किस तरह का है। और मैं वो तस्वीर वो मैं अब्बास राक्शी का वो मैं दिखा देता हूं कि आप देख लीजिए। प्रेस टीवी ने अभी जारी किया है कि किस तरह से उन्होंने बाकायदा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये बयान प्रेस टीवी है 11 मिनट पहले। ईरान फॉरेन मिनिस्टर Syed Abbas Rakchi issues a statement congratulation Muslims around the world on the occasion of Eid ul-Fitr। तो ये आप देखिए यहाँ पे उन्होंने ये मुबारकबाद पेश की है बाकायदा तौर पे, यहाँ पे ये देखिए। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो चूंकि हमारा दिल रो रहा है, हम उस तरीके से खुशियां नहीं मना सकते, लेकिन हम मुबारकबाद नहीं देंगे। हम ये क्या है, हम क्यों एहसास से कमतरी में रहेंगे? हम क्यों इस तरह से? और ये तो जाबाजी है और ये जंग है, और जंग में सुरखरू किया है ईरान ने। अभी राशिद रिजवी साहब ने कहा, और तमाम लोग जो है वो मैंने पोर्शन काट करके आज मैंने फेसबुक पे डाला है, तो काफी जो है वो चल रहा है, वायरल भी हुआ है, लोगों ने डाउनलोड भी किया है कि ये तो सुरखरू होना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हर जगह मायूसी, हर जगह वो तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमें गम है, हमें अफसोस है, और उसका इजहार अगर हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम मुबारकबाद नहीं देंगे, हम बाइकआउट करेंगे, ये सब जो बातें करते हैं वो सब बकवास है। और ये मैंने दिखाया कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास राक्शी, उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बाकायदा लेटर जारी करके मुबारकबाद पेश की है। जी, यहाँ नसीरुद्दीन साहब लिखा है यहाँ पे ईरानी मीडिया
एस्फहान में लाउड एक्सप्लोजन की आवाज सुनी गई है। एस्फहान में ये ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ बताया गया है। नसीरुद्दीन साहब ने कहा एक और F-35 गिराने की खबर आ रही है। अमेरिका ने 4 दिन के सीज फायर की बात की है ईद के लिए। क्या सच्चाई अल्लाह जाने कि 4 दिन का सीज फायर ईद की वजह से, लेकिन अमेरिका ने किया, लेकिन ये मानेंगे नहीं। इजराइल ने अल किस्वा में सीरियन मिलिट्री मुख्यालय पर हमला किया है। तो ये भी आप देखिए यहाँ पे इस तरह की खबरें आ रही है। ये खबर न्यूज 18 MPCG पर चल रही है, अल्लाह जाने कितनी सच्चाई। बहरहाल तो आखिर में जी अपना दुआए कलमात और जी फिरोज बख्श साहब, टाइम बहुत होगी, 2.5 घंटे जी। नहीं, टाइम मत देखा कीजिए, जब एक सिलसिला चल रहा है ठीक है। सुबह फजर की नमाज भी है, और अब खैर आज सहरी तो नहीं है, और फजर की नमाज के अरे बाद 2.5 ईद की घंटे नमाज हो ये गए सब सदर कुछ है। साहब, चेयरमैन साहब। भाई मैं जी तो जी इसके लिए 5 घंटे भी बैठने को तैयार हूँ। जी जी मैं जी तो जी जी सुबह जो ईद की नमाज है ना, मैं उस तक बैठने को तैयार हूँ। एक कॉज है ये जी जी जी। ये मैंने कोई वो शुक्रिया नहीं है कि आपका। हम हम इससे दिल से जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरी बात जी बिल्कुल। समझने की कोशिश कीजिए, मैं शायद समझा पाऊं आपको अपनी बात। ये एक मामला ऐसा है जो हमारे खुद के अपने एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, हमारी अपनी जात से जुड़ा हुआ है, और हर चीज से जुड़ा हुआ है। जो भी हम कुछ हैं, मतलब उससे इस तमाम मामला जुड़ा हुआ है। हम ईरान के साथ इसी तरह से जुड़े हुए हैं जैसे अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। आपने अभी बात कही कि ठीक है, जज्बा है हमारे अंदर, हम मायूस नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की जात से मायूस नहीं है, लेकिन हम ईद नहीं मनाएंगे। आप मनाइए, कोई और मनाए, आपके सामाइन मनाए, मोस्ट वेलकम। लेकिन हम लोग हमारे दिल ईद मनाने के फेवर में नहीं है। हमें हमारी तरह जीने दीजिए। आप मनाइए ईद, या जो भी मनाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राखची साहब ने बहुत अच्छा, क्योंकि आप देखिए, अब सुप्रीम कमांडर के बाद लारीजानी साहब थे, उनको नहीं छोड़ा। अल्लाह इनकी जिंदगी को सलामत रखे, इनका कुछ नहीं पता। इन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दे दिया, लाइक अ सुप्रीम कमांडर हिमसेल्फ। अल्लाह इनकी हिफाजत रखे। और ईरानियों को भी मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इनकी जितनी हिफाजत कर सकते हैं करिए। ठीक है, तो खैर ये तो बात वो हो गई। अब मैं एक चीज और बता के मैं फिर दुआ पे आऊंगा, वक्त ज्यादा हो गया। आपकी बात सही है। मैं अभी सुन रहा था स्टीफन लिन को। स्टीफन लिन एक पार्लियामेंटेरियन है, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, और उन्होंने बाकायदा लान तान की, और ट्रम्प को कहा कि ही इज एन इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल बिकॉज ही इज द मर्डरर ऑफ 165 स्कूल गर्ल्स। बड़े बबांगे दहल उन्होंने बात कही। सन्नाटा सन्नाटा छा गया यूके पार्लियामेंट पे, सांप सूंघ गया। लेकिन यह है कि उनकी बात का असर लिया गया। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए, कि ईद वगैरह सब ठीक है, दुआ करते हैं हम, ईद पे नमाज को जरूर जाएंगे, बगल गिर भी होंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो जो एक रिजॉइसिंग होती है, वो ईद का जो शादियाने होते हैं, नाच गाने होते हैं, वो सब मेरे ख्याल से जो करना चाहे करे, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। एक लॉबी हमारे जैसे लोगों की भी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम दुआ ये करेंगे। अब आपने बात करी है 4 दिन के सीज फायर की, जहां से भी खबर आई है, अमेरिका की तरफ से या किसी और की तरफ से। ठीक है, मैं कहता हूं हरगिज भी 4 दिन का सीज फायर नहीं होना चाहिए। कोई एहसान नहीं है। ईरान लड़ेगा, चाहे शहीद हो, चाहे जिंदा रहे, चाहे कुछ भी हो, कोई जरूरत नहीं है सीज फायर की। जो करना है आप करिए, जो बमबारी करनी है करिए, जितनों को मारना है मारिए। 9 करोड़ में से 1 लाख को मारना है, 10 लाख को मारना है, 1 करोड़ को मारना है, मारिए। कोई जरूरत नहीं है सीज फायर की। ठीक है, पीपल लाइक दीज, दे शुड गो टू हेल। और कोई तरीका नहीं है इनका। ठीक है, हालांकि मतलब मैं थोड़ा कंट्रोल में रह के बोलना चाहता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे, ट्रम्प साहब को,
बिल्कुल एक बात पूछना था, कल सुबह नमाज कितने बजे? बिल्कुल ये सठिया गए हैं, बिल्कुल पगला गए हैं ट्रम्प साहब। और अरे बस यही है बता कि यही दीजिए दुआ है घर कि में अल्लाह नमाज इनको, कितने बजे है? अलग अलग मस्जिद में है, हमारे यहाँ 8 बजे है, कहीं आपके यहाँ कितने बजे बता दीजिए। हमारे यहाँ 7:45 है, 7:45 हाँ तो बता जी। दीजिए जैसे। बस तो यही है, मेरी दुआ भी तकरीबन मुकम्मल हो गई। और नेतन्याहू भी वॉर क्रिमिनल हैं, ट्रम्प साहब भी वॉर क्रिमिनल हैं। अब देखना यह है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है, एजेंसीज हैं, जो भी हैं, क्या ये कुछ करती हैं या सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही हम छोड़ दें। जी डॉक्टर मुमताज। बहरहाल आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपकी सरपरस्ती, आपका जज्बा फिरोज बख्श साहब इसी तरह कायम व दायम रहे। आप इसी तरह से सेहतमंद रहें और इसी तरह से लोगों के बीच में आप जाएं। और आप ज़रूर कई बार जज्बाती होते हैं, लेकिन अ, आपके अंदर एक दिल है, एक जज्बा है। बहरहाल वो इसी तरीके का जज्बा बाकी रहे। तमाम लोग अभी भी हमसे 700 लोग जुड़े हुए हैं इतनी देर के बावजूद। सुल्तान काबिल शहीदों के लिए गम नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। फिरोज साहब मायूस ना हो, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा नसीर उद्दीन साहब लिखा है, अमेरिका और इजराइल के बीच खटास के संकेत खटास तो होगा। और ये तबाही के दहाने पर इजराइल में सायरन बज रहा है। अभी जब बात हो रही है तो इजराइल में सायरन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ एमएमसी न्यूज के सभी साथियों को ईद की मुबारकबाद। सुल्तान इंडिया सारे लोगों को, और ये इंशाल्लाह तमाम यारा, देखिए सबके अपने जज्बात हैं, हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको लेकर के कोई तफरकाबाजी, इसको लेकर के किसी तरह की शिद्दत वो नहीं आनी चाहिए। ये अपने तसव्वुरात की बात है। और चूंकि अब आप देखिए कि अब इससे बड़ा क्या होगा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का भी जनाजा जो है उनकी आखिरी रस्मात नहीं हुई। इसके बावजूद सैयद अब्बास इराक़ची जो विदेश मंत्री हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े दिलगुर्दे की बात है, बहुत हौसले की बात है। और आप देखिए कि कितने लोग वहाँ पे मशहद में जमा हुए हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे यूके ने यूएस को अपने बेस से ईरान पर हमला करने के लिए अनुमति दे दी है। ये बीबीसी की न्यूज़ है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर अनुमति देगा तो उसका अपना अलग एक वो होगा। तो अब ये जंग तो बहरहाल बढ़ ही रही है। हम सब दुआ करेंगे आप दोनों हज़रात का, एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब आपका, और फिरोज बख्श अहमद साहब आपका। डॉक्टर मुमताज, ये चाहे ब्रिटेन हो, तुर्की हो, कोई भी हो, ये बेपेंदी के लोटे हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। तुर्की का भी यही है। तुर्की ये कभी सऊदी अरब के साथ हो जाता है, कभी ईरान के साथ हो जाता है। ये कहावत है ना पुरानी पुरानी दिल्ली की, कि जहां देखी बारात वहीं बिछाई परात। ये कर रहा है तुर्की, ठीक है ना। तो बासूरत क्या करें, अब ऐसे ही सिस्टम ऐसे ही हो गया, क्या कर सकते। शुक्रिया, जी जी डॉक्टर। शुक्रिया बहुत-बहुत दोनों हज़रात का, दोनों और तमाम लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर आपसे रूबरू होंगे और जो हालात होंगे वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते जिन लोगों ने लाइक ना किया होगा कर लें, और जॉइन भी अगर करें हमारे चैनल को तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। हम अपनी खिदमत इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।